हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में जानेंगे। सामाजिक जीवन का अर्थ क्या होता है? सोशल लाइफ। कि उस सभ्यता में लोगों की जो सोशल लाइफ थी वो कैसे थी, एक समाज के तौर पर उस सभ्यता के लोग कैसा जीवन जीते थे, आज ये अपन जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बोला है। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त अवशेषों के आधार पर उस काल के सामाजिक जीवन का अनुमान लगाया जा सकता है। मतलब ये बोला गया है कि जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, वहां पर जब खुदाई हुई, वहां से जो अवशेष मिले ना, उसके आधार पर ये प्रिडिक्शन किया गया, ये अनुमान लगाया गया कि वहां के जो लोगों की जो सोशल लाइफ थी वो किस प्रकार थी। कोई भी चीज देखो, ये सभ्यता काफी सालों पुरानी सभ्यता है, तो इस सभ्यता में लोग कैसा जीवन जीते थे, उनका खान पान क्या था, उनका रहन सहन कैसा था, वो किस टाइप के थे, क्या खेल खेलते थे, उनका कैसा जीवन था, ये अपन कैसे पता लगा सकते हैं? टाइम मशीन तो है नहीं हमारे पास। तो उस समय की सभ्यता में जो जो अवशेष मिले, जो सामान मिले खुदाई में, उनके आधार पर आधुनिक वैज्ञानिकों ने इनके जीवन के सभी पहलुओं का अनुमान लगाया। 100% ये भी श्योर नहीं है, बस जो खुदाई में जो अवशेष मिले हैं, जो प्रूफ्स मिले हैं, उनके आधार पर अनुमान लगाया। तो सामाजिक जीवन भी क्या है, जो खुदाई में प्राप्त जो अवशेष मिले उनके आधार पर सामाजिक जीवन का अनुमान लगाया गया कि हाँ, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उस समय जो जीवन जी रहे थे, उनकी सोशल लाइफ ऐसी थी। किस आधार पर? खुदाई में प्राप्त अवशेषों के आधार पर। देखो क्या बोला है, फिर से पढ़ देता हूं। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त अवशेषों के आधार पर उस काल के सामाजिक जीवन का अनुमान लगाया जा सकता है और समाज की इकाई परंपरागत तौर पर, समाज की जो इकाई है वो परंपरागत तौर पर क्या है? परिवार थी। ठीक है, किसी भी चीज का जो बेसिक यूनिट है, सोसाइटी का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? परिवार थी। देखो दोस्तों, परिवार में क्या होते हैं? माता पिता भाई बहन, ये सभी लोग होते हैं, ये एक परिवार होता है। ऐसे कई सारे परिवार मिलकर क्या बनते हैं? एक सोसाइटी बनाते हैं। जैसे अपना भिलाई दुर्ग है, छत्तीसगढ़ है, भारत है, भारत में भी इतने सारे लोग रहते हैं, सबका अपना अपना एक परिवार है। तो अगर ओवरऑल सबको लोग देखोगे तो क्या एक देश है, देश के अंदर भी कई सारे राज्य हैं, राज्यों के अंदर भी कई सारे जिले हैं, जिले के अंदर भी कई सारे नगर हैं, उनमें क्या है? सभी लोग रहते हैं एक परिवार के तौर पर, छोटा छोटा सबका अपना अपना परिवार है। अगर इन सबको साथ में काउंट करोगे तो क्या बनेगा? एक समाज बनेगा, एक सोसाइटी बनेगा। तो सोसाइटी जो है, समाज का जो बेसिक यूनिट है वो क्या होता है? परिवार होता है। आज के ज़माने में भी देख लो, आप वो मैं वो हम लोग क्या है, किसी परिवार के, हम अपने अपने परिवार के हिस्से हैं। आपका एक अपना अलग परिवार है, मेरा एक अपना अलग परिवार है, हमारे पड़ोसी का एक अलग परिवार है, उसके पड़ोसी का भी एक अलग परिवार है। तो हम सभी मिलकर क्या बनाते हैं? सोसाइटी बनाते हैं। तो समाज का जो बेसिक यूनिट है, जो परंपरागत यूनिट है, वो क्या है? वो आज भी परिवार है। मॉडर्न जनरेशन में भी क्या होता है? कई सारी फैमिलीज मिलकर क्या बनाती है? सोसाइटी बनाती है। हम भी एक फैमिली है, हमारा पड़ोसी वाला वो भी एक फैमिली है, इस साइड का पड़ोसी वाला वो भी एक फैमिली है, फिर उसका जो पड़ोसी वो भी फैमिली है। तो ऐसे करते करते क्या है, कई सारी फैमिली मिलकर क्या बनाती है? सोसाइटी बनाती है। वही बात यहाँ भी बोला है कि समाज की जो परंपरागत तौर पर जो इकाई थी, जो यूनिट थी, वो क्या थी? परिवार थी। तो सोसाइटी किससे मिलकर बनता है? कई सारे परिवारों से मिलकर बनता है, ये बात इसमें बोली गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। आगे देखिए दोस्तों क्या बोला है। मातृ देवी की पूजा व मोहरों पर अंकित चित्रों से यह पता चलता है कि हड़प्पा समाज मातृ सत्तात्मक था। ठीक है, मैं बोला ना, किसी भी समाज, किसी भी सोसाइटी, किसी भी कल्चर का जो प्रिडिक्शन है वो कैसे किया जाता है? वहां पर प्राप्त अवशेषों के आधार पर, जो प्रूफ मिलते हैं उसके आधार पर, वहां की कोई भी चीज, वहां की जो सोसाइटी की जो बेसिक वैल्यूज है, जो सिस्टम है, जिस वे में वो काम करता है, मतलब सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, ठीक है, उस समय का माहौल कैसा था, ये हम कैसे पता करते हैं? उस सभ्यता की जो प्रूफ के तौर पर हमें जो अवशेष मिले हैं उस आधार पर हम पता करते हैं। तो देखो क्या बोला है। मातृ देवी की पूजा और मोहरों पर अंकित चित्र से यह पता चलता है कि हड़प्पा समाज मातृ सत्तात्मक था। मातृ देवी मतलब महिला, मतलब देवी यानी फीमेल गॉड की पूजा होती थी। मातृ देवी यानी फीमेल गॉड की पूजा होती थी। और मोहर, मोहर मतलब मैं बता चुका हूँ, एक तरफ सील भी होता है और एक टाइप का करेंसी भी होता है, दो अर्थ होता है मोहरों का। तो मोहरों पर अंकित चित्रों से यह पता चलता है कि हड़प्पा समाज मातृ सत्तात्मक था। मतलब कि हड़प्पा समाज में, सिंधु सभ्यता में महिलाओं को प्रधान महत्व था, महिलाओं का महत्व ज्यादा था, मातृ सत्तात्मक था। देखो मातृ सत्तात्मक, आज देखो पितृ सत्तात्मक है ना। आज के जमाने में पुरुष प्रधान ऐसा माना जाता है, लेकिन उस समय
सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा समाज में मात्र सत्तात्मक समाज था, मतलब महिलाओं को, लेडीज लोग को, फीमेल्स को पहली प्राथमिकता दी जाती थी। तो क्या था हड़प्पा समाज, क्या था, मात्र सत्तात्मक। मात्र नाम से समझ लो माँ, ठीक है, मात्र सत्तात्मक, यानी कि महिलाएं टॉप पे थी, उस समय हेड थी, वो लीड कर रही थी, ऐसा आप मान सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार आप इसको नोट कर लो। तो फ्रेंड्स हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन पढ़ रहे थे, उसमें आगे देखिए क्या बोला है। सोसाइटी में विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग की मौजूदगी थी। समाज में विद्वान मतलब क्या, अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स उस जमाने में भी थे और आज भी है। जैसे डिफेंस एक्सपर्ट हुआ जिन्हें डिफेंस की अच्छी जानकारी है, फाइनेंस एक्सपर्ट हुआ जिन्हें फाइनेंस की अच्छी जानकारी है। अलग अलग फील्ड के जो एक्सपर्ट्स थे उस जमाने में भी मौजूद थे। और योद्धा भी थे। योद्धा मतलब क्या, वॉरियर, जो वॉर करने जाते हैं, लड़ाई लड़ने जाते हैं। आज के ज़माने में आप हमारे सोल्जर्स को मान सकते हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो सोल्जर्स हैं उनको आप योद्धा मान सकते हो। व्यापारी, बिजनेसमैन, उस जमाने में भी बिजनेसमैन थे, आज भी बिजनेसमैन हैं। श्रमिक वर्ग, लेबर का जो काम करते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट सेक्टर हो, अलग अलग फील्ड में लेबर्स भी काम करते थे। तो लेबर्स उस जमाने में भी थे और लेबर्स आज भी हैं। तो इन्हीं सब के आधार पर मैं बोल रहा हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता है, काफी हद तक उसकी, पूरे तो नहीं बोलूंगा, सभी हिस्से नहीं बोलूंगा, काफी सारे हिस्से आधुनिक सभ्यता से मैच करते हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, देखो, विद्वान यानी एक्सपर्ट्स लोग, अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स उस समय भी थे, आज भी है। जैसे पॉलिटिकल एक्सपर्ट, डिफेंस एक्सपर्ट्स, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स, ये सभी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। ये आज भी मौजूद थे और ये उस जमाने में भी मौजूद थे। योद्धा मतलब वॉरियर, जो लड़ाई करते हैं, हमारे आर्मी वाले, हमारी सेना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, दे आर द वॉरियर्स। आज के ज़माने में ये योद्धा हैं, पुराने ज़माने में योद्धा अलग थे, वो भी सेना थी। उस समय भी लोग वॉर करते थे, लड़ाई लड़ते थे, तो उस ज़माने में भी योद्धा थे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार व्यापारी जो बिजनेस करते थे, आज भी बिजनेस करने वाले लोग हैं, उस ज़माने में भी बिजनेस करने वाले थे। श्रमिक वर्ग, ये सब लेबर्स आज भी थे और उस ज़माने में भी थे। तो इन सब के आधार पर ही मैं आपको बोल रहा हूँ कि सोसाइटी में सिंधु घाटी की जो सभ्यता जो है काफी हद तक आज की सोसाइटी से मैच करती है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है। घरों की संरचना समाज की आर्थिक विषमता दर्शाती है। आर्थिक मतलब इकोनॉमिकल डिफरेंस दर्शाती है। अब ये क्या हुआ देखिए, बता रहा हूँ। जो जितना ज्यादा अमीर होगा उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना अच्छा होगा, उसका घर भी उतना बड़ा होगा, उतना अच्छा होगा, उतना सुंदर भी होगा। जिसके पास पैसा कम, उनका घर भी थोड़ा मिडिल क्लास टाइप का ही होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा लो होगा। और जो एकदम ही गरीब है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लो होगा और उनका जो घर भी है वो उतना बेटर नहीं होगा। ये आज भी आप देख सकते हो कि गरीबों का घर एकदम अलग दिखता है, एकदम जो अमीर है उनका घर भी एकदम अच्छा दिखता है, और एकदम जो गरीब है उनका घर भी एकदम काफ़ी अलग दिखता है। और जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, जो ना ज़्यादा अमीर होते हैं, जो ना ज़्यादा गरीब होते हैं, उनके घर भी आपको अलग से दिख जाएंगे। कि हाँ, किसी के भी घर को अगर आप देखोगे ना, आपको पता चल जाएगा हाँ कि ये मिडिल क्लास है, और कौन मिडिल क्लास है, कौन एकदम ज़्यादा अमीर है, कौन कम अमीर है, कौन मिडिल क्लास का है, वो आप किसी के भी घर को देखोगे ना आपको पता चल जाएगा। आप अमीरों का घर देख लो, एकदम बड़ा घर, एकदम सजा हुआ घर मिलेगा। मिडिल क्लास वाले का घर एकदम नॉर्मल दिखेगा, और एकदम जो गरीब है उनका घर एकदम ही आपको अलग दिखेगा। तो ये जो बात है ये आज के ज़माने में भी लागू होती है और ये बात उस ज़माने में भी लागू होती है। उस ज़माने में भी घरों के आधार पर आर्थिक विषमता यानी कि इकोनॉमिकल डिफरेंस देखने को मिलता था, और ये चीज़ आज भी देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार आप इसको नोट कर लो। फिर से पढ़ देता हूं, देखिए क्या बोला है। सोसाइटी में विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग की मौजूदगी थी। घरों की संरचना यानी स्ट्रक्चर समाज की आर्थिक विषमता को दर्शाती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो मैं आपको समझाया हूं वही यहां लिखा हुआ है, तो आप एक बार इसको नोट कर लो। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता में जो सामाजिक जीवन अपन पढ़ रहे थे उसमें अपन अगला आगे का टॉपिक देखते हैं। देखिए उसमें क्या बोला है। हड़प्पावासी साज सज्जा पर विशेष ध्यान देते थे। ठीक है, और मेल और फीमेल यानी कि आदमी और औरत दोनों आभूषण धारण करते थे। यहां से प्रसाधन मंजूषा भी मिली है। अब इसको समझते हैं कि क्या बोला है। हड़प्पावासी साज सज्जा पर विशेष ध्यान देते थे। साज सज्जा का अर्थ होता है इंटीरियर डेकोरेशन, यानी अपन जो घर को जब सजाते देखे हो कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, यहाँ से ये डिजाइन होना चाहिए, इधर से ये एंगल होना चाहिए, तो उसको क्या बोला जाता है, साज सज्जा। साज सज्जा का अर्थ होता है इंटीरियर डेकोरेशन
यानी कि घर को सजाने की प्रक्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे का लाइन देखिए क्या बोला है, मेल और फीमेल दोनों आभूषण धारण करते थे, यानी कि आदमी और औरत दोनों जो गहने जेवरात होते हैं ना, आभूषण, आभूषण का मतलब क्या होता है, सोने चांदी के गहने जेवरात, मतलब कुछ भी जो आभूषण होते हैं जिनको अपन शरीर पर पहन सकते हैं उनको धारण करते थे। आभूषण आज के रेफरेंस में क्या हो सकता है, आपका सोना चांदी, कंगन, और जो अपन कान में जो बाली वाली पहनते हैं वो सभी क्या है, आभूषण है आज के रेफरेंस के हिसाब से। उस समय के रेफरेंस के हिसाब से आभूषण कुछ अलग भी हो सकते हैं। बेसिकली आभूषण किसको बोला जाता है, जो खूबसूरती के लिए या सौंदर्यता के लिए शरीर के ऊपर पहना जाता है। ठीक है, जैसे गहने हुए, कंगन हुए, लेडीज लोग पहनते हैं ना, तो उनको क्या बोला जाता है, आभूषण। तो आभूषण का बेसिकली क्या मतलब हुआ, सुंदर दिखने के लिए आदमी या औरत जो भी शरीर पर जो भी कुछ चीज धारण करते हैं, जो भी कुछ पहनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आभूषण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यहां से प्रसाधन मंजूषा मिली है। प्रसाधन मंजूषा का क्या अर्थ होता है, सिंपल सा समझ लो, मेकअप किट। ठीक है, यानी कि कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड यहाँ पर काफी सारे अवशेष मिले हैं। प्रसाधन मंजूषा का अर्थ क्या होता है, सिंपल में आप समझो, आज के जनरेशन के हिसाब से क्या है, वो है मेकअप किट। मेकअप किट अपन किस लिए यूज करते हैं, खूबसूरती के लिए, ताकि अपन अच्छे से अच्छा दिखें, अच्छे से अपने आप को अपन मेंटेन कर पाए, अच्छे से अपन दिखें कैमरा में, किसी के सामने में अपन कैसे दिखे, बहुत अच्छा दिखें, सुंदर दिखें। तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, मेकअप किट, और उसी मेकअप किट को क्या बोला जाता है, प्रसाधन मंजूषा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट करो आप लोग। फ्रेंड्स, आगे अपन देखते हैं सामाजिक जीवन में क्या है, सिंधु कल्चर का कैसा था। यहाँ से चंद उदाहरणों से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। लिपस्टिक मतलब जो अपन लिप्स पे लगाते हैं उनको क्या बोला जाता है, लिपस्टिक। लिपस्टिक का यूज कौन करते हैं, लेडीज लोग। ठीक है, तो चंद उदाहरणों से क्या मिला है, लिपस्टिक के साक्ष्य मिले जो कि होठों पे लगाया जाता है। दूसरा है, सिंधु सभ्यता के लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के कपड़ों का यूज करते थे। कपड़े भी बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, सूती और ऊनी। कॉटन यानी सूती ना, तो सूती और ऊनी दो प्रकार के कपड़ों का यूज करते थे। आज भी सूती और ऊनी दो प्रकार के कपड़ों का यूज होता है, और आज से हजारों साल पहले उस सभ्यता में भी सूती और ऊनी दो प्रकार के कपड़ों का यूज किया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, सूती मतलब जो धागा से बनता है, और ऊनी मतलब जो ऊन से बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसको याद रखिए, सिंधु सभ्यता के लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के कपड़ों का यूज करते थे, ये बात इसमें बोला गया है। आज भी मॉडर्न जनरेशन में सूती और ऊनी कपड़ों का यूज होता है, और उस जमाने में भी। ठीक है, और चंद उदाहरणों से क्या मिला है, लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, तो इतना पहले आप नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं दोस्तों, सामाजिक जीवन में क्या बोला है। देखो, कांसा की मूर्ति उनके कपड़ों के बारे में सूचना देती है। ठीक है, तो इस सभ्यता से हमें जो कांसे की मूर्ति मिली है, जो ब्रॉन्ज का जो स्टैचू मिला है, उससे क्या पता चलता है, उनके कपड़ों के बारे में सूचना मिलती है। ठीक है, जरूर जाहिर सी बात है, मूर्ति है तो मूर्ति बिना कपड़ों के तो है नहीं, उसमें जाहिर सी बात है कपड़ों को भी आर्किटेक्ट किया हुआ, कपड़ों को भी बनाया गया होगा। तो उस आधार पर मूर्ति को देखकर आधुनिक लोगों ने, मॉडर्न जनरेशन के जो लोगों ने, विद्वानों ने कपड़ों का पता लगाया। मूर्ति में जो कपड़ा था उसको देखकर उन्होंने पता लगाया कि किस प्रकार के कपड़ों का यहाँ पर यूज हुआ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए क्या बोला है, संभवतः महिलाएं घाघरा और चोली पहनती थी। लेडीज लोग घाघरा और चोली पहनती थी, ये इस बात की संभावना है। घाघरा चोली क्या होता है, एक प्रकार का ड्रेस होता है जिसे लेडीज लोग पहनते हैं। नेट पे आप सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, और पुरुष कमर पर कपड़ा बांध के रहता था, और आदमी जो क्या क्या करता था, अपने कमर पर एक कपड़ा बांधे रहता था, ये बात बोली गई है। तो कांसे की मूर्ति से किसका पता चलता है, उस जमाने में लोग जो जो कपड़े पहनते थे उस कपड़ों के बारे में अपने को जानकारी मिलती है। किसको देखकर, उस समय सभ्यता में, उत्खनन में जो हमें कांसे की मूर्ति मिली, उसको देखकर हमें क्या पता चला, कपड़ों के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, और लेडीज लोग क्या पहनते थे, घाघरा और चोली, और आदमी क्या पहनता था, वो अपने कमर पर कपड़ा बांधे रहता था, ये बात इसमें बोली गई है। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या है, देखिए, इस सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। मतलब सिंधु सभ्यता के लोग या हड़प्पन कल्चर के लोग कैसे थे, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों थे। ठीक है, वेजिटेरियन यानी शाकाहारी, नॉन वेजिटेरियन यानी मांसाहारी। ठीक है फ्रेंड्स, यानी शाक सब्जी भी खाते थे और मांस का भी वो सेवन करते थे। ठीक है, यहाँ के लोग एंटरटेनमेंट के लिए चौपड़ और पासा खेलते थे। चौपड़ या पासा आप कैसे समझ सकते हो, आज की जनरेशन में रेफरेंस में क्या समझ सकते हो, लूडो।
जैसे अपन लूडो खेलते हैं ना, तो लूडो क्या था उस समय में, क्या था वो चौपड़ या पासा है। जैसे महाभारत काल में देखिए हो, जब कौरव और पांडव के बीच में जो चौपड़ और पासे का जो जो गेम होता है, वो भी क्या है, एक प्रकार का वही गेम है, चौपड़ और पासा ही खेल है। ठीक है, पासे से गेम खेलते हैं उसमें। तो वो जो खेल था वो कौन सा था, चौपड़ चौपड़ और पासे वाला खेल था, जैसे लूडो अपन खेलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इस सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम थे और शांति प्रिय ज्यादा थे। युद्ध प्रिय का मतलब ये लोग लड़ाई झगड़े में इनका इंटरेस्ट ज्यादा नहीं था, और ये लोग शांति प्रिय ज्यादा थे, मतलब शांति से जीवन जीने में पसंद था, लड़ाई झगड़ा करना इन्हें पसंद नहीं था। युद्ध प्रिय कम थे मतलब युद्ध को चाहने वाले, इस सभ्यता में युद्ध को चाहने वाले लोगों की कमी थी, और यहाँ के लोग शांति प्रिय ज्यादा थे, मतलब शांति से जीवन जीने में ये लोग विश्वास करते थे। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, देखिए क्या बोला है। यहाँ के लोग शाकाहारी और मांसाहारी थे, यानी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन थे। यहाँ के लोग एंटरटेनमेंट के लिए चौपड़ या पासा खेलते हैं, आज की जनरेशन के हिसाब से क्या है वो लूडो। ठीक है, और महाभारत काल में जो गेम हुआ था कौरव और पांडव के बीच में, वो भी यही गेम था, चौपड़ और पासे वाला खेल। ठीक है, आगे क्या बोला है, इस सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय का मतलब लड़ाई झगड़ा में कम इंटरेस्टेड थे और शांति से जीवन जीने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। ठीक है, शांति प्रिय ज्यादा थे, मतलब उनको पीसफुली लाइफ जीना पसंद था। तो एक बार आप इतना नोट कर लीजिए। आगे देखते, देखिए इसमें क्या बोला है। अंतिम संस्कार में पूर्ण समाधिकरण सबसे ज्यादा फेमस था, जबकि आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार का भी चलन था। देखो सिंधु सभ्यता में क्या होता था, जब भी किसी इंसान की मृत्यु हो जाती थी ना, तो सबसे ज्यादा उसको जो दफनाए जाने के जो चांसेस थे, उनका अंतिम संस्कार करने का क्या किया जाता था, पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण मतलब क्या, पूरी तरीके से उन्हें जमीन में दफन कर देना। तो उस सभ्यता में, आज के जमाने में मैक्सिमम धर्मों के हिसाब से होता है, लेकिन अमूमन जैसे हिंदू धर्म में क्या होता है, अमूमन मैक्सिमम लोगों का क्या होता है, दाह संस्कार में उनका अंतिम रूप से जला दिया जाता है। देखिए आप सभी लोग, अंतिम संस्कार जब होता है इंसान का, तो उनको क्या किया जाता है, जला दिया जाता है। लेकिन उस सभ्यता में, उस जमाने में अंतिम संस्कार में सबसे ज्यादा, मतलब इंसान का जब अंतिम संस्कार किया जाता था, तो उसमें क्या किया जाता था, पूर्ण समाधिकरण, मतलब लोगों को पूरी तरीके से दफन कर दिया जाता था। ये चीज सबसे ज्यादा होता था। हालांकि इसके साथ आंशिक समाधिकरण, यानी कि शरीर के कुछ हिस्सों को दफन किया जाता था। आंशिक मतलब क्या होता है, शरीर के कुछ हिस्से, अंश यानी कि छोटे से हिस्से को दफन किया जाना। और दाह संस्कार, दाह संस्कार मतलब क्या, बॉडी को जला देना, जैसे आज के जमाने में होता है। ठीक है, तो आज के जमाने में दाह संस्कार सबसे ज्यादा चलन में है धर्मों के हिसाब से। अगर आप हिंदू धर्म की बात करोगे तो सबसे ज्यादा क्या चलन में है, दाह संस्कार। लेकिन उस जमाने में क्या था, सबसे ज्यादा जो चलन था वो किसका था, पूर्ण समाधिकरण का। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सिंधु सभ्यता में सबसे ज्यादा जो चलन था अंतिम संस्कार में, जब किसी इंसान की मृत्यु होती थी तो उनकी डेड बॉडी को क्या किया जाता था अंतिम संस्कार में, पूर्ण समाधिकरण, यानी कि उन्हें दफन कर दिया जाता था कंप्लीटली। हालांकि आंशिक समाधिकरण भी और दाह संस्कार भी फेमस था, लेकिन सबसे ज्यादा जो होता था वो कौन सा था, पूर्ण समाधिकरण, यानी इंसान की बॉडी को कंप्लीटली दफन कर देना। आज क्या होता है, आज दाह संस्कार होता है सबसे ज्यादा, यानी कि बॉडी को जला दिया जाता है। लेकिन उस टाइम में क्या होता था, पूर्ण समाधिकरण, यानी कि बॉडी को कंप्लीटली दफन कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप। सामाजिक जीवन में आगे देखते हैं दोस्तों क्या बोला है। इस सभ्यता के लोग गणित, धातु निर्माण, माप तौल प्रणाली, ग्रह नक्षत्र और मौसम विज्ञान की जानकारी रखते थे। गणित मतलब मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स जैसे आज बहुत फेमस है, उस जमाने में भी मैथमेटिक्स की जानकारी लोगों को थी। ठीक है, गणित की जानकारी, धातु निर्माण, ठीक है, जो मेटल का जो प्रोडक्शन है, तो कई प्रकार की धातु रहती है, उन धातुओं के निर्माण, यानी उन धातुओं को कैसे बनाया जाता है, ये भी उस जमाने के लोगों को मालूम था। ठीक है, धातु निर्माण, जैसे आज के जमाने में हम लोग स्टील का प्रोडक्शन करते हैं, स्टील भी क्या एक प्रकार का धातु है। ऐसे कई सारे धातु होती है, मेटल्स होते हैं, तो उन मेटल्स का निर्माण, उन मेटल्स को कैसे बनाया जाता है, कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, उस समय भी धातुओं का निर्माण कैसे होता है, मेटल्स का प्रोडक्शन कैसे होता है, मेटल्स को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, उस सभ्यता के लोग जानते थे। ठीक है फ्रेंड्स, माप तौल प्रणाली यानी कि मेजरमेंट सिस्टम, किसी भी चीज को कैसे मापना है, कैसे तोलना है, ये आज के ज़माने में भी मौजूद है। वेट्स के टर्म में, लेंथ के टर्म में हम लोग कई सारी चीज़ों को मापते हैं, किसको मापना है, किसको तोलना है। जो मेजरमेंट सिस्टम आज के लोगों को पता है ना, उस ज़माने में भी लोगों को मेजरमेंट सिस्टम के बारे में मालूम था कि किसी भी चीज़ को कैसे मापना है, किसी भी चीज़ को कैसे तोलना है, कौन सा चीज़ मापने लायक है, कौन सा चीज़
तौलने लायक है, इन सब की जानकारी उस सभ्यता के लोगों को भी थी। जैसे आज के जमाने में लोगों को पता है, उस जमाने में भी लोगों को पता था। नेक्स्ट है ग्रह नक्षत्र यानी प्लैनेट्स की जो पोजिशनिंग है, जो सिस्टम्स है, आज हमें मालूम है आधुनिक विज्ञान के आधार पर, लेकिन ग्रह नक्षत्रों की जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को भी थी। ये बात वहां खुदाई में प्राप्त अवशेषों के आधार पर बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है मौसम विज्ञान। आज भी मौसम विज्ञान है भारत में, पूरे विश्व में अलग अलग मौसम विज्ञान में अलग अलग देशों का अपना अपना मौसम विज्ञान है, वेदर डिपार्टमेंट है। वो क्या होता है, उनसे मौसम विज्ञान का क्या काम होता है, वो मौसम विज्ञान की हमें जानकारी देता है कि आज बारिश हो सकता है, आज धूप हो सकती है, आज हम पता कर लेते हैं क्योंकि आज टेक्नोलॉजी। लेकिन उस जमाने में भी एंशियंट टेक्नोलॉजी थी, प्राचीन टेक्नोलॉजी थी। उस टेक्नोलॉजी के आधार पर भी लोग मौसम का पता लगाते थे कि हाँ, कि इतने महीने गर्मी रहेगा तो इतने महीने बारिश होगा, आज गर्मी हो सकती है या फिर आज बहुत तेज बारिश भी हो सकती है, आज तूफान आ सकता है। ये प्रेडिक्शन आज हम लोग लगा लेते हैं क्योंकि आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है। उस जमाने में भी लोग मौसम विज्ञान की जानकारी रखते थे। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं उनके पास भी उनकी जो प्राचीन एंशियंट टेक्नोलॉजी थी उसके आधार पर वो लोग मौसम विज्ञान का पता लगा पाते थे। ठीक है, तो एक बार अपन फिर से रिविजन कर लेते हैं। इस सभ्यता के लोग किसके बारे में जानते थे, गणित यानी मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन के बारे में जानते थे। मेटल्स प्रोडक्शन यानी कि धातुओं का निर्माण, कि धातुओं का निर्माण कैसे होता है, आज के जमाने में भी लोग जानते थे और उस जमाने में भी जानते थे। नेक्स्ट है माप तोल प्रणाली, मेजरमेंट सिस्टम, किस चीज को मापना है, किस चीज को तोलना है, कितना मापना है, कितना तोलना है, ये आज भी हम जानते थे और उस जमाने में भी लोग जानते थे। ग्रह नक्षत्र यानी प्लैनेट का जो पोजीशन है, उस सिस्टम के बारे में भी ये लोग जानते थे। ठीक है, मौसम विज्ञान की भी जानकारी रखते थे कि कब बारिश होगा, कब धूप लग सकता है, कब तूफान आ सकता है। इन सब की जानकारी भी सिंधु सभ्यता के लोगों को थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए।